हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर दो चर में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज की क्लास हम लोगों का है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण क्या है। कि जैसा कि आप लोग डिफिनीशन देख रहे हैं कि वैसे समीकरण जिसमें दो चर x तथा y हो और उसका अधिकतम घात 1 हो तो उसे दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं x + y = 7। तो x + y = 7 जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये जो है a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में है। क्योंकि जब इसको पक्षांतर हम कर देंगे तो -7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें जो है ये ध्यान देना है कि दो चर में रैखिक समीकरण इसका कह रहा है कि x तथा y जो है इसमें दो चर उपस्थित हैं और उनका घात जो है 1 है। तो यहां पर देख रहे हैं कि x और y है और इनका घात क्या है, 1 है। तो इस प्रकार के समीकरण को जो है हम दो चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो जब x तथा y का हम मान निकालते हैं और x और y का मान जब इस इक्वेशन पर अगर हम पुट करते हैं तो इस समीकरण को x y का जो मान है वो संतुष्ट कर देता है। तब हम x y का इस समीकरण को हम हल कहते हैं। अभी हम आप लोगों को जो बताए कि दो चर में रैखिक समीकरण जो होता है x + y के रूप में होता है और इसका अधिकतम घात जो है 1 होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दो चर में युगपत समीकरण। तो दो चर में युगपत समीकरण जो हम लोगों का होता है वो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो यहां पर देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है दो चर में है, जिसमें दो चर x तथा y इसमें भी है और x तथा y इसमें भी है। और यहां पर इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है और यहां पर भी इसका घात 1 है और इसका भी घात 1 है। यानी पहले समीकरण में x y का भी घात 1 है और दूसरे समीकरण में भी x y का घात 1 है। तो इस समीकरण का घात 1 होना मतलब वो रैखिक हो गया। x तथा y जो दोनों चर इसमें उपस्थित हैं तो इसे हम दो चर में रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण कहेंगे। लेकिन यहां पर देखते हैं कि इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, इसलिए इस समीकरण को हम दो चर में युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत का मतलब होता है जुड़वा। अब हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि जब a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, अगर इस प्रकार के अगर दो इक्वेशन अगर दिए रहते हैं तो इसमें तीन प्रकार के कंडीशन लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो तीन कंडीशन कौन कौन सा है। पहला कंडीशन यहां पर दिया है, देख लेते हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/p2, यानी a1 में a2 से भाग करते हैं, फिर b1 में b2 से भाग करते हैं और दोनों का मान जो है अनुपात, यानी a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात जब बराबर नहीं आता है तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो इस निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब हो गया अमान्य नहीं और द्वितीय मतलब दो, जिस समीकरण का एक से अधिक हल न हो, अर्थात एक हल हो। तो इस निकाय को हम अद्वितीय हल भी कह सकते हैं या एक हल भी कह सकते हैं। लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि इसका हल तो अद्वितीय हो गया, लेकिन इस समीकरण कैसा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह अद्वितीय हल है तथा यह संगत या अविरोधी समीकरण कहलाता है। अविरोधी समीकरण कहलाता है।
तो a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के रूप में होता है, तो इस निकाय को हम अद्वितीय हल या एक हल कहते हैं, और यह समीकरण जो है संगत या अविरोधी समीकरण कहलाता है। और जब इस समीकरण को हम ग्राफ खींचते हैं आलेख के रूप में, जब इस इक्वेशन को हम व्यक्त करते हैं तो इसका आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में होता है। तो लिख सकते हैं कि इसका आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जैसे मान लिया जाए कि प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब हो गया कि इस प्रकार की ये रेखा जो है क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जैसे मान लीजिए कि ये इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का, और ये हो जाएगा a2x आप प्लस b2y या प्लस c2 इक्वल टू 0 का। तो जब ये दोनों समीकरण का हल अगर अद्वितीय होता है तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है एक प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा। जब दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर एक दूसरे को ये काट देगा, प्रतिच्छेद। दूसरा कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। तो देखते हैं कि दूसरा कंडीशन में यदि a1 बटा में a2 यानी a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन c1 c2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो यहां पर देख लेते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2। तो इसका मतलब हो गया कि जब a1 बटा a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर हो और c1 अनुपात c2 के बराबर न हो तो इस निकाय का कोई हल नहीं होता है। इस निकाय का कोई हल नहीं होता है, मतलब कि इसका हम हल नहीं कर पाते हैं। एक्स वाई का वैल्यू इस अगर जिस इक्वेशन का a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के फॉर्म में जब आ जाता है तो वैसे समीकरण से हम x और y के मान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कह दिया कि इस निकाय का कोई हल नहीं है। अब देखते हैं कि इस समीकरण को क्या कहते हैं भाई, यह भी इक्वेशन न है। तो इस इक्वेशन को जब a1 बटा a2 के रूप में नहीं होता है तो उसे संगत या अविरोधी समीकरण कहते हैं, और जब इसका कोई हल नहीं होता है तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इस समीकरण को असंगत या विरोधी समीकरण कहते हैं, विरोधी समीकरण कहते हैं। और इसका आलेख जब इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो समांतर रेखा के रूप में होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। जब असंगत समीकरण का हम जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो आलेख बनेगा वो एक दूसरे को समानांतर हो जाएंगे। मान लिया जाए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 का इक्वल टू 0 का ये ग्राफ आलेख हो गया, और ये आलेख जो है दूसरे इक्वेशन का हो गया। तो देखते हैं कि जब इसका कोई हल नहीं होता है अर्थात ये अविरोधी समीकरण के रूप में हो जाता है, असंगत समीकरण हो जाता है, तो जब भी हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करके बल्कि एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तीसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि a1 में a2 से जब भाग करते हैं, b1 में b2 से भाग करते हैं और c1 में c2 से भाग करते हैं और तीनों का अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो इस निकाय को अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल है। उदाहरण के रूप में भी तीनों को आप लोगों को हम समझाएंगे। यहां पर दिया है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इस निकाय को अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और यह समीकरण संगत या आश्रित समीकरण कहलाता है। आश्रित समीकरण कहलाता है। और इसका आलेख जो है, चूंकि समीकरण तीन प्रकार के होते हैं,
एक जो होता है अद्वितीय हल वाला, जिसे संगत समीकरण या विरोधी समीकरण कहते हैं, दूसरा जो है असंगत या विरोधी समीकरण, और तीसरा होता है संगत या आश्रित समीकरण। और तीनों का आलेख अलग अलग होता है। तो अगर आश्रित समीकरण होता है तो इसका आलेख जो है समपाती रेखाएं हो जाती हैं। समपाती रेखाएं, तो समपाती रेखाएं होती हैं। तो समपाती रेखाएं किसे कहते हैं भाई? तो देखते हैं कि पहले समीकरण का आलेख जब हम खींचते हैं तो ये हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे समीकरण का जो आलेख है इसी पर हो जाता है, और ये हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों समीकरण, पहले समीकरण का आलेख खींचे तो इस पर आ गया, दूसरे समीकरण का आलेख खींचे तो भी इस पर आ गया। तो इस प्रकार के समय रेखा को हम जो है समपाती रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये तीनों शर्त दिया गया है, अब ये तीनों शर्त पर हम इक्वेशन को रख करके जांच करते हैं कि ये समीकरण जो है किस शर्त को लागू कर रहा है, किस शर्त को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई समीकरण जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित जितने भी यहाँ पर हम बोर्ड पर कंडीशन लिखे हुए हैं समीकरण का, तो सबको जो है जांच करके देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन किस पर फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक समीकरण हम ले लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 7 दे दिया हो, और दूसरा समीकरण ले लेते हैं कि 3x माइनस 2y बराबर यहाँ पर 11 दे दिया हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि दोनों समीकरण को, ये जो युगपथ समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के रूप में ला देते हैं। तो देखते हैं कि x प्लस वाई, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं कि a1 का मान यहां पर 1 हो जाएगा, चूंकि x y को हम नहीं लिखते हैं, उनके गुणांक को लिखते हैं। b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर हो जाएगा -7। समीकरण 2 से ले लेते हैं, a2 बराबर 3, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -11। तो अब हम क्या काम करते हैं कि a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं। तो a1 a2 का जब अनुपात निकालते हैं तो a1 का मान यहां पर 1 दिया है और a2 का मान दिया है 3। b1 b2 का अनुपात निकालते हैं तो b1 का मान दिया है 1 और b2 का मान दिया है -2। और c1 और c2 का जब हम अनुपात निकालते हैं तो इसका मान -7 दिया है और इसका मान 11 दिया है, यानी ये हो जाएगा 7/11। तो यहां पर देखते हैं कि a1 बटा a2 का मान 1/3 है और b1 बटा b2 का मान 1/-2 है। तो यहां पर देखते हैं कि ये दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं कि चूंकि इसलिए a1 बटा में a2 आप बराबर नहीं b1 बटा में b2, या लिख सकते हैं कि चूंकि ये जो दिया गया है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के रूप में है। तो जब इसके रूप में आ गया तो हम इस प्रकार के हल को अद्वितीय हल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। चूंकि इस इक्वेशन को जांचे और देखते हैं कि इसका मान और इसका मान आपस में बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के रूप में है। तब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के रूप में है, तो इसका अद्वितीय हल हो जाता है। इसका हल अद्वितीय है और इस समीकरण को हम संगत समीकरण या अविरोधी समीकरण कहते हैं। और इसका आलेख जो है, इसका आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं के रूप में होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं के रूप में होती है। तो यहां पर हम लोग देख लिए कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, के रूप में नहीं है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब भी हम ग्राफ बनाएंगे
तो वो ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी रेखा का रूप लेगा और इसका हल जो है अद्वितीय होगा और इस समीकरण को संगत या अविरोधी समीकरण कहेंगे। अगले उदाहरण पर हम लोग विचार करते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन x प्लस 2y बराबर यहाँ पर 5 दे दिया हो और यहाँ पर दे दिया है 2x प्लस 4y बराबर यहाँ पर 6 दे दिया हो, तो इस इक्वेशन को हम जांच करके बना करके देखते हैं कि इसमें कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है। तो अब सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को हम इसके रूप में ला देते हैं। तो x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। और 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं समीकरण 1 से। तो a1 बराबर हो जाएगा 2, चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा -5। समीकरण 2 से ले लेते हैं। a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -6। तो अब क्या काम करते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात देखते हैं कि ये हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर 1 बटा में 2, b1 बटा में b2 बराबर हो जाएगा 2 बटा में 4। जब भाग कर देते हैं तो इसका भी मान 1 बटा 2 आ जाएगा। अब ले लेते हैं c1 बटा c2 का मान, तो -5 बटा में -6, यानी ये 5 बटा में 6 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात बराबर है, क्योंकि दोनों 1 बटा 2 आ रहा है। लेकिन c1 बटा c2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि यह a1 बटा में a2, यह मतलब समीकरण a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के रूप में है। तो देख लेते हैं कि यहां पर दूसरा कंडीशन लागू हो रहा है। तो दूसरा कंडीशन के जब ये रूप में आ गया तो इस निकाय का कोई हल नहीं होगा और इस समीकरण को हम असंगत या अविरोधी समीकरण कहेंगे। और जब भी इसका ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ जो है समांतर रेखाएं के रूप में आएंगे। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं के रूप में है, तो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो इस समीकरण को असंगत या विरोधी समीकरण कहा जाता है। और इसका आलेख जब ग्राफ बनाएंगे तो समांतर हो जाएगा, समांतर रेखाएं के रूप में होती हैं। तो आप लोग दोनों उदाहरण समझ लिए। एक उदाहरण जो है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के रूप में होता था, तो उसका अद्वितीय हल होता था और संगत समीकरण कहते थे। और उसका जब ग्राफ खींचा जाता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा का रूप ले लेती है। इसी तरह से यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा और इस समीकरण को हम असंगत या विरोधी समीकरण कहेंगे। और जब इसका आलेख खींचेंगे तो समांतर रेखा के रूप। अब अगला उदाहरण लेकर के देखते हैं कि तीसरा कंडीशन कैसे लागू होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 7 ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कि 2x प्लस 2y बराबर यहाँ पर 14 ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को हम इसके रूप में ला देते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 और 2x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से यहां पर देखते हैं कि a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -7। समीकरण 2 से a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर यहां पर हो जाएगा -14। तो तीनों का हम अनुपात निकाल लेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का। तो a1 a2 का जब अनुपात निकालते हैं तो 1 बटा में 2 हो जाएगा, कामा यहां पर दे देंगे। फिर b1 बटा में b2 का अनुपात निकालेंगे तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। और c1 बटा c2 का जब अनुपात हम निकालते हैं तो यहां पर देख लेते हैं कि c1 का मान 7 है और इसका मान -14 है, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2, -7 बटा में -14 से जब भाग करेंगे तो 1 बटा 2 आएगा। यानी इसका भी मान 1 बटा 2 आ गया, इसका भी मान 1 बटा 2 आ गया और इसका भी मान 1 बटा 2 आ गया। तो यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि a1 चूंकि यह मतलब समीकरण
यह A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो देख रहे हैं कि तीसरा कंडीशन जो हम लोग लिखे हुए हैं उसके रूप में आ गया। इस निकाय का कौन सा हल होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं, तो इस निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है और इस समीकरण को संगत या आश्रित समीकरण कहते हैं। और जब भी हम इसका ग्राफ खींचेंगे, आलेख बनाएंगे, तो आलेख जो है समपाती रेखा के रूप में हो जाएगा और इसका आलेख समपाती रेखाएं के रूप में होती है। समपाती रेखा के बारे में आप लोगों को बताइए दिए हैं कि पहले समीकरण का आलेख खींचते हैं तो ये हो जाता है, और दूसरे समीकरण का भी जब हम आलेख खींचते हैं तो इसी पर आता है, यानी दोनों समीकरण का आलेख जो है एक ही रेखा पर आता है। तो ऐसी रेखाएं को हम जो है समपाती रेखाएं कहते हैं।